हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस उपदेश। आज 10th ऑफ अक्टूबर है। आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, सो लेट अस कंटिन्यू। आज भी क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, बट क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू आंसर देम। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज बात कर रहे हैं कू इन किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो देश है वहाँ पर कू यानी कि तख्ता पलट जैसी कंडीशन हो गई है। ये मैप पर हम देख लेते हैं किर्गिस्तान कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थ की तरफ में यहाँ पर किर्गिस्तान जो कंट्री है वो ये पे है। बिश्केक जो कि यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ये इसकी कैपिटल है बिश्केक, BISHKEK। और यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन वाइज थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना से इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये 4 कंट्रीज़ के बीच में घिरा हुआ है और ये पहले USSR का हिस्सा था। नाउ यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट हुए हैं और लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने किर्गिस्तान में कैप्चर कर लिया है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, इंक्लूडिंग द पार्लियामेंट हाउस एंड द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, एंड द सिचुएशन इज लाइक अ कू, तख्ता पलट जैसी स्थिति हो गई है। किर्गिस्तान, often referred to as Central Asia's only democracy, has seen violent anti-government protests in the past. पास्ट में भी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट होते रहे हैं। In 2005 and 2010, sitting presidents were forced out of office in popular protest, tulip and melon revolutions. तो ये भी ध्यान रखिएगा, ट्यूलिप और मेलन रेवोल्यूशन अगर पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा किर्गिस्तान से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर 2005 और 2010 में जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे उन्हें ज़बरदस्ती हटा दिया गया था अंडर द ट्यूलिप एंड मेलन रेवोल्यूशंस के दौरान। The current protest began after the early results of the parliamentary election were announced. यहाँ पर इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने के बाद में लोग सड़कों पे उतर आए, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी उस हिसाब से इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आया और इसमें रिगिंग होने की, यानी कि इसमें धांधली होने के जो है वो आरोप लगे। पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है, अपोजिशन ने जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वहीं रूलिंग गवर्नमेंट जो है, जो जीत के आई हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो है वो अनरेस्ट बढ़ाने की या फिर तख्ता पलट करने की अपोजिशन की तरफ से नाजायज या गलत कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल पार्टीज इन किर्गिस्तान शुड विन एटलीस्ट 7% ऑफ पॉपुलर वोट टू एंटर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एंटर होने के लिए 7% से ज़्यादा वोट मिलने चाहिए। द रिजल्ट शोड दैट ओनली 4 पार्टीज मैनेज टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड, यानी कि लिमिट 7% की इसको क्रॉस कर पाई सिर्फ 4 पार्टीज, एंड ऑफ विच 3 वर प्रो गवर्नमेंट पार्टीज, यानी कि इनमें से 3 जो है वो गवर्नमेंट के फेवर की पार्टीज थी। और यहाँ के लोग जो हैं वो अभी गवर्नमेंट से खुश नहीं थे और इस वजह से उम्मीद की जा रही थी कि गवर्नमेंट के फेवर की पार्टीज नहीं जीतेंगी, वो बाहर हो जाएगी गवर्नमेंट, और इसी वजह से जो है वो अपोजिशन की एक पार्टी ही इसमें जीती है और वो इसमें शामिल हुई है। इवन बिफोर द इलेक्शन पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स वर शार्पनिंग इन किर्गिस्तान, यानी कि एक तरीके से वहाँ पे राजनीतिक दलों के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी और जो टूट थी वो साफ दिख रही थी। The country's main political party, the Social Democratic Party of Kyrgyzstan, stayed out of the election due to intra-party rift and split, यानी कि पार्टी में बंटवारे और लड़ाई की वजह से ये मेन पार्टी इसमें हिस्सा ही नहीं लिया इन्होंने इलेक्शन में। Several political leaders were detained and elections were perceived as rigged. तो बहुत सारे जो लीडर्स थे अपोजिशन वगैरह के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं ये माना जा रहा था कि इलेक्शन में धांधली हुई है। कॉन्सिक्वेंटली, यानी कि इसकी वजह से, आफ्टर द इलेक्शन प्रोटेस्टर्स फॉर्म्ड अ कोऑर्डिनेटेड काउंसिल टू लीड द रेवोल्यूशन। द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन एन्यूल्ड द रिजल्ट बट द प्रोटेस्टर्स कंटिन्यूड, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के रिजल्ट को वापस ले लिया, फिर भी प्रोटेस्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे। सरकार का कहना है अपोजिशन जो है वो पॉलिटिकल कू करने की कोशिश कर रही है, वहीं अपोजिशन का कहना है कि ये लोग जो हैं वो इलेक्शन में जो धांधली हुई है, रिगिंग हुई है, उससे परेशान है और वो खुद ही जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये किर्गिस्तान में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए, स्पेशली SSB गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। सेकेंडली, ये अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। मैप वाइज, लोकेशन वाइज क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नोबेल पीस प्राइज ऑफ 2020। नोबेल प्राइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्राइज जो है वो पीस प्राइज होता है और नोबेल प्राइज जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं 2020 के। 2020 Nobel Peace Prize has been awarded to the World Food Programme, a United Nations agency, for its effort to combat hunger, bettering conditions for peace in conflict affected areas, preventing the use of hunger as a weapon for war and conflict.
यानी कि कहीं भी भूखमरी वगैरह से लड़ने के लिए एक तरीके से संस्था है और यूनाइटेड नेशंस की एक मेजर संस्था है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस साल का नोबेल प्राइज मिला है। और नोबेल पीस प्राइज के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को स्टैब्लिश कब किया था, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इट वाज स्टैब्लिश्ड इन 1961 बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक अंग है। एंड इट बिकेम अ फुल फ्लैश यूएन प्रोग्राम इन 1965। तो 1965 के अंदर ये कंप्लीट स्टेटस में आ गया था, बट ये फाउंड कब हुआ था, 1961 के अंदर। ये कुछ फैक्ट हैं जो अपकमिंग एग्जाम में आने के चांसेस हैं। हेडक्वार्टर इसका रोम में, इटली। नाउ नेक्स्ट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये यूपीएससी के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। एनडी और सीडीएस के स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, रेटिफाई कर दिया है 7 केमिकल्स को, जिनको स्टॉकहोम कन्वेंशन में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स का नाम दिया गया है। स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे जुड़ा है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान रखिएगा, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब ये क्या होते हैं, उससे जानने से पहले हम जो आज डिसीजन हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द कैबिनेट हैज ऑल्सो डेलीगेटेड इट्स पावर टू रेटिफाई केमिकल्स अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन रेस्पेक्ट ऑफ पीओपीज ऑलरेडी रेगुलेटेड अंडर डोमेस्टिक रेगुलेशन। यानी कि अभी सरकार ने ये फैसला कि कौन से पॉल्यूटेंट्स को, कौन से केमिकल्स को पॉल्यूटेंट मानना है, इसका कैटेगरी फैसला करने का जो अधिकार है वो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को दे दिया। यानी कि अब से एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिसाइड कर सकती है। कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मतलब मंत्री परिषद, उनके अप्रूवल की जरूरत नहीं। नाउ स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या होता है, ये साइन हुआ था 2001 में एंड ये 2004 से इफेक्ट में आया है। इसका एम है टू एलिमिनेट और रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब पीओपी की बात बहुत ज़्यादा कर चुके हैं हम, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ऐसे और पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं और वो किसी भी तरीके से डिस्पोज नहीं होते हैं, निकलते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, उनको हम पचा नहीं सकते। ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। हालांकि हमारी बॉडी में रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो बॉडी में पड़े रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। अगर मान लीजिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, वो किसी नदी में आ गया और किसी मछली ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो मछली के बॉडी के टिश्यूज में, सेल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। और जब उस मछली को कोई बड़ा जानवर खाएगा तो वो उसकी बॉडी में और ज़्यादा अकोमलेट हो जाएगा, और फिर जब उसको इंसान खाएगा तो उसकी बॉडी में और ज़्यादा अकोमलेट होगा। इसको बायोमैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की वजह से ही होता है। नाउ यहाँ पे 7 जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी लिस्ट दी गई है। ये एग्जाम में आने के चांसेस रह सकते हैं यूपीएससी में, खासतौर से सीडीएस, एनडीए और हमारे असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम के स्टूडेंट्स को ध्यान होनी चाहिए। क्लोरोडिसोन है, यहाँ पे हेक्सा ब्रोमो बाइफिनाइल है, हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल है, हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल इथर और पेंटाक्लोरोबेंजीन और हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडीकेन और हेक्सा क्लोरोब्यूटाडीन। तो ये जो है वो थोड़ा सा आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर नाम कहीं आ जाता है तो आपको ध्यान रखिएगा, खासतौर से यूपीएससी के एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 1995 में गवर्निंग काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम कॉल्ड फॉर ग्लोबल एक्शन टू टेक ऑन पीओपीज। यानी कि 1995 में जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, उन्होंने लोगों से कहा कि ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, कि बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गया इनका। इन्होंने कहा कि केमिकल सब्सटेंसेस दैट परसिस्ट इन एनवायरमेंट, जो टिके रहते हैं एनवायरमेंट में, बने रहते हैं, बायो अक्यूमुलेट थ्रू द फूड वेव एंड पोज अ रिस्क फॉर कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि ये वायुमंडल में बने रहते हैं, एनवायरमेंट में जो है वो पड़े रहते हैं, इनएक्टिव, यानी कि किसी तरीके से रिएक्ट नहीं करते किसी चीज़ से। अगर कोई जानवर या कोई छोटी मछली वो इसको खा लेती है और उसको बड़ी मछली खाती है तो उसकी बॉडी में इकट्ठे होते रहेंगे।
फिर अगर कोई इंसान या कोई बड़ा जानवर उसको खाता है तो उसकी बॉडी में भी इकट्ठे होते रहेंगे और इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल रिस्क है और ह्यूमन रिस्क भी है, क्योंकि फूड वेब के माध्यम से जो है वो हम तक पहुंच जाते हैं, इंसानों तक पहुंच जाते हैं। नाउ पीओपीज आर लाइपोफाइलिक, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लाइपोफाइलिक मतलब होता है विच मीन्स दे अक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यूज ऑफ द लिविंग एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो सेल होते हैं, फैट सेल होते हैं, उनके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। और हमारे लिए बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह अगर खाते हैं या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो फैटी सेल्स को या फैटी जो टिश्यूज होते हैं उनको भी खाते हैं और उनसे फिर वो उनके अंदर आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन फैटी टिश्यूज में कंसंट्रेशन कैन बिकम मैग्नीफाइड बाय अप टू 70,000 टाइम्स हायर देन द बैकग्राउंड लेवल, यानी कि सबसे नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशन पे जो या सबसे नीचे जो ऑर्गेनिज्म है फूड वेब में, उसके मुकाबले में 70,000 गुना 70,000 टाइम्स जो है वो इनका कंसंट्रेशन हो जाएगा हायर लेवल पे। और इसको क्या कहा जाता है? बायोमैग्निफिकेशन। As you move up the food chain, concentration of POP tend to increase so that animals at the top of food chain such as fish, predatory birds, mammals, humans tend to have greatest concentration of these chemicals। यही मैंने आपको अभी समझाया। तो आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है, शायद CDS NDA में आने के चांसेस रहेंगे। लास्ट फॉर द डे इज टारगेट रेटिंग पॉइंट, यानी कि TRP, जो कि अभी रिसेंट में न्यूज़ में आ गया है। तो आपको ये डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और आपको पता होना चाहिए, ये किसी भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मुंबई पुलिस ने 3 चैनल्स पे आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जो है वो TRP मैनिपुलेशन किया है। समटाइम्स इट इज नोन एज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, बट इसका फुल फॉर्म होता है टारगेट रेटिंग पॉइंट। इट इज अ मैट्रिक यूज्ड बाय द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज टू इवेलुएट व्यूअरशिप, यानी कि कौन सा चैनल ज्यादा देखा जा रहा है, इसको नापने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया जाता है, जो मैट्रिक है, उसको TRP कहते हैं। नाउ TRP जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाउ मेनी पीपल फ्रॉम विच सोशियो इकोनॉमिक कैटेगरी, यानी कि कैसे समाज से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, किस एज में है, ये वाली सारी चीजें, वो उन्होंने क्या वॉच किया है, विच चैनल्स फॉर हाउ मच टाइम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, कैसा चैनल किस टाइम पे क्या देख रहे हैं, ये मेजर करने का ही काम जो है वो TRP करती है। नाउ ये बात ध्यान रखिएगा, इन इंडिया TRP इज रिकॉर्डेड बाय ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जिसको BARC बोलते हैं। BARC TRP को रिकॉर्ड करती है यूजिंग बारोमीटर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन टेलीविजन इन सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स, ये सेलेक्टेड हाउस होल्ड में जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं, सभी टीवीज में नहीं होता है। कुछ सेलेक्टेड टीवी के अंदर जो है वो, या कुछ सेलेक्टेड घरों में ये रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन से लोग क्या देख रहे हैं, और इसके बेस पे जो BARC है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, ये डेटा जारी करता है। अब उस डेटा में अगर आ गया कि पर्टिकुलर चैनल को इस टाइम पे ज्यादा देखा जा रहा है, तो उस चैनल के भाव बढ़ जाते हैं, यानी कि उस पे आने वाला एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो बढ़ जाता है, उसकी रेट बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो चैनल देख रहे हैं कि हमारा चैनल इस टाइम पे कोई नहीं देख रहा, वो उस टाइम पे चलने वाले प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, ये उनके लिए बेनिफिट है। वो देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम की सक्सेस नहीं है, ज्यादा लोग इसको नहीं देख रहे हैं, तो इस प्रोग्राम को बंद करके कोई ऐसा प्रोग्राम लाया जाए जिससे लोग ज्यादा हमारा चैनल देखने लगे। ये TRP मैकेनिज्म इस तरीके से होता है। नाउ अब इसमें धांधली कैसे होती है, वो है कि अगर किसी टीवी वाले चैनल को, ब्रॉडकास्टर को ये पता चल जाए कि भैया किस घर के अंदर ये देखा जा रहा है और ये डिवाइस कहाँ लगाया गया है, तो ये उन लोगों को ब्राइब कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं कि हमारा चैनल देखो, ताकि BARC को लगे कि ये चैनल ज्यादा देखा जा रहा है। या फिर दूसरी तरफ जो केबल ऑपरेटर है उसको ही कह सकते हैं कि भैया मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स को कि वो उनका ही चैनल पहले दिखाएं, यानी टीवी ऑन करते ही उनका चैनल पहले दिखे, ताकि ऐसा लगे कि ये चैनल ज्यादा देखा जा रहा है। नाउ दिस इज नोन एज लैंडिंग पेज, जहां पे सबसे पहले टीवी ऑन करते ही वही चैनल दिखता है। तो इन कुछ माध्यमों से ये टीवी चैनल्स ने अपनी TRP ज्यादा बढ़ा के दिखाई है, और यही मुंबई पुलिस ने आरोप लगाए। इसमें सबसे बड़ा चैनल जो नाम आया वो रिपब्लिक टीवी का है, तो ये थोड़ा सा न्यूज में चल रहा है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। TRP क्या होता है, कैसे काम करता है, फुल फॉर्म क्या है, कौन रिकॉर्ड करता है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे।
आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एज ऑलवेज मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं तो आई एम ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। थैंक यू।